जय हिंद दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल CGGKVDK में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे सभी प्रकार के एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें का फिक्स आते ही हैं। तो देखते हैं, हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आज की जो क्लास है प्रारंभ करते हैं। तो आज जो क्लास है दोस्तों, इसको समझते चलना, याद करते चलना और हमेशा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं अपने 3 से 4 नंबर निश्चित करना। चलो देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। किसको? भाग 3 मौलिक अधिकार को। देखते हैं सबसे पहले कि मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कितने हैं भारतीय जनताओं के लिए। जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ पहले, अर्थात मूल संविधान में, उस समय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, जो कि अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो देखते हैं, जब मूल संविधान बनकर रेडी हुआ तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। देखते हैं उस 7 मौलिक अधिकार को। ठीक है, ये संविधान के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार क्या कहते थे? फंडामेंटल राइट्स। याद रखने, ट्रिक से माध्यम से याद रखना दोस्तों, बेस्ट ट्रिक है, हमेशा याद रहेगा। इस ट्रिक को याद करते चलना, एक बार याद करो फिर जिंदगी भर याद रहेगी। देखो, जो 7 मौलिक मूल अधिकार थे जब हमारा मूल संविधान बनकर रेडी हुआ उस समय, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मौलिक अधिकार था मूल संविधान जब बनकर रेडी हुआ। तो याद रखना, ट्रिपल एस डी। पहला एस याद रखना, पहला आप लोग का, देखो ये मैं बता रहा हूँ 7 मौलिक अधिकार। तो 7 मौलिक अधिकार में पहला, देखो पहला एस याद रखना है आपको, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार में, समता या समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 18 से, मतलब 14 से, अनुच्छेद 14 से 18 में उपबंध किया गया है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो अपना 12 से 35 अनुच्छेद में है, आप लोग सब जानते हो। तो समता या समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में बताया गया है। दूसरा याद रखना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में बंद है। तीसरा याद रखना है आप लोग, तीसरा आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 अनुच्छेद में बताया गया है। मौलिक अधिकार चौथा आपका डी से याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। अनुच्छेद 25 से 28। मौलिक अधिकार नंबर 5वां से एस याद रखोगे, एस है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से अनुच्छेद 30 तक याद रखना है। फिर आपका जो 5वां ऐसा है, इससे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 7वां याद रखना है, 7वां जो है आप लोग का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में बताया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार
32 में बताया गया है। और आप लोग याद रखना अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 ये सभी मूल अधिकार के क्या है, सहायक अनुच्छेद है। मुख्य रूप से मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के रूप से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे स्वतंत्रता, ये जो है हमारा अमेरिका के देश के संविधान से क्या है, प्रेरित है, अर्थात अमेरिका से लिया गया इस मौलिक अधिकार को, इतना याद रखना है। और ये जो छठा जो दिख रहा है आपका संपत्ति का अधिकार, छठा जो संपत्ति का अधिकार दिख रहा है, इसको 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया कि ठीक है किसको, संपत्ति के अधिकार को। और इसको इसको जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। कौन से अनुच्छेद में, 300A अनुच्छेद में, भाग 12 के तहत, भाग 12 में, इतना याद रहेगा। इस प्रकार ये पहले आप लोग का मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि अब छठा जो संपत्ति का अधिकार है जो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आप लोग सोच रहे हो कि 12 अनुच्छेद कहाँ है, 12 और 13 और 33, 34, 35 क्या है, नहीं बता बोल रहे हो। सुनो, अनुच्छेद जो 12 है राज्य के परिभाषा को बताया गया है, अनुच्छेद 12 राज्य के परिभाषा, अनुच्छेद 13 आपका बताया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार को संरक्षण करने का अधिकार, अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 33 याद रखना है, अनुच्छेद 33 वो छूट दिया गया है, किसको छूट, मौलिक अधिकार पर छूट, किसको, सैन्य शक्ति, एयरफोर्स, आर्मी और आपका जल, मतलब तीनों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का के कर्मचारी और अधिकारियों पर छूट प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 33, छूट मौलिक अधिकार पर, मौलिक अधिकार का छूट प्रदान किया गया है। किसमें छूट प्रदान किया गया है, सैन्य शक्ति, अर्थात एयरफोर्स, आर्मी और क्या बोलते हैं, नेवी, ये तीनों में इसके कर्मचारी और अधिकारी पर छूट प्रदान किया गया है। पुलिस भी याद रखना है, इन सभी पर मौलिक अधिकार का छूट प्रदान किया गया है। 34 याद रखना, मार्शल लॉ उसको बोलते हैं जो कि आर्मियों के लिए एक कानून लाया जाता है जब वो लोग अपराध करते हैं तो दंड देने के लिए, मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 से बताया गया है। अनुच्छेद 35 याद रखना है, कानून बनाने की शक्ति, तो कानून बनाने की शक्ति किसको प्रदान रहती है, संसद को, तो यह अनुच्छेद 35 में रहती है। और याद रखना अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति अर्थात संरक्षण करना, किसका संरक्षण करना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का रक्षण करना, अनुच्छेद 13। इस प्रकार आप लोग का पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 7वां जो था आप लोग का संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है और भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कानूनी नियम बनाकर जोड़ दिया गया है। इस प्रकार ये 6 मौलिक अधिकार और उसके अंदर आने वाले सभी अनुच्छेद को याद करते चलना है। चलो देखो आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का सबसे पहले परिभाषा देखो, परिभाषा क्या देखोगे, परिभाषा देखो, डिफिनेशन, मूल संविधान क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, विच कह लो, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो जो मूल अधिकार है इसको हम लोग कितने अनुच्छेद में दिए थे, मतलब बांटे थे, 12 से 35, इतने अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले मूल अधिकार के डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्लियर है। अब देखो तो इसका सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। देखते हैं परिभाषा याद करते चलना है, इसका जबरदस्त तरीके से रटना नहीं है, इसको समझना है। मैं समझा रहा हूँ, देखो
कैसे याद रखना है? परिभाषा, इसका परिभाषा बहुत काम आता है। सब व्यक्ति को अपना अधिकार याद होना चाहिए और उसका परिभाषा भी याद होना चाहिए। मैं समझा रहा हूँ, देखो मूल अधिकार की परिभाषा। तो परिभाषा किसको कहेंगे मूल अधिकार के? तो परिभाषा सुनो, ऐसे अधिकार जो किसी भी देश के, ऐसे अधिकार जो किसी भी देश के संविधान में उल्लेखित मूलभूत बातें या मुख्य बातें जो जनता के गौरवपूर्ण जीवन निर्वाह के लिए अधिकार प्राप्त होता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। क्लियर है? देखो लिख रहा हूँ, समझना, लिख के बताता हूँ। ऐसा अधिकार जो किसी भी देश के संविधान, किसी भी देश के संविधान के अंतर्गत, मतलब अर्थात किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश के संविधान में लिखित या उल्लेखित, किसी भी देश के संविधान में उल्लेखित मूलभूत बातें या मुख्य बातें, मूलभूत शब्द ही मतलब मुख्य होता है। मूलभूत बातें जो जनता के लिए, जो जनता को गौरवपूर्ण जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त अधिकार। तो किसके द्वारा प्राप्त अधिकार? संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकार क्या कहलाता है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहलाता है। याद हुआ? बोलो हाँ या ना? याद हुआ ना? ठीक, मूल अधिकार कहलाता है। क्लियर है इतना? अब ये मूल अधिकार का आपका परिभाषा हो गया। देखते हैं मूल अधिकार मतलब मुख्य रूप से कहाँ से उत्पत्ति हुआ, कैसे हुआ, और जब इंसान, एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो पैदा होने के पहले मूल अधिकार को क्या कह सकते हैं, और पैदा होने के बाद एक मनुष्य, एक मानव के लिए क्या अधिकार प्राप्त होता है, उसको देखते हैं। मान के चलो एक इंसान है या मानव, जो भी नागरिक, जन्म से पहले इसका क्या अधिकार हो सकता है और जन्म के बाद क्या अधिकार हो सकता है? तो जन्म के पहले जो अधिकार प्राप्त होता है उसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। अर्थात जब एक शिशु, जब भ्रूण के रूप में एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में रहता है, तो जन्म के पहले उसका अधिकार हो जाता है। तो जन्म के पहले उसका अधिकार यह रहता है कि वो भी स्वतंत्र रूप से माँ के पेट में अच्छे से पले, उसका भी अच्छे से संरक्षण किया जाए, तो उसका भी एक अधिकार बन जाता है। तो माँ के बच्चे, मतलब अर्थात जो माँ के पेट में जो भ्रूण रहता है, उसका भी जीने का एक अधिकार होता है। उसको आप अपने तरीके से कुछ उसको नष्ट नहीं कर सकते, ऐसा अधिकार है। तो जन्म से पहले जो मानव को अधिकार प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? नैसर्गिक अधिकार। तो जन्म से पहले जो अधिकार प्राप्त होता है, जन्म से पहले जो अधिकार प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार। लेकिन जन्म के बाद जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, और वो पैदा हो जाएगा तो उसका भी कुछ इच्छा होगा ज़िंदगी जीने के लिए, तो कुछ भी इच्छा होगा तो उसको भी संविधान के अनुसार क्या दिया जाएगा? अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो जो जन्म के बाद जो उसका अधिकार प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हम लोग संवैधानिक अधिकार, क्योंकि उसको संविधान के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये हो जाएगा उसका संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। तो जन्म के बाद जो अधिकार प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, इसे संवैधानिक अधिकार कहेंगे। इस प्रकार नैसर्गिक अधिकार, जन्म से पहले का जो अधिकार प्राप्त होता है उसको नैसर्गिक अधिकार, और जो जन्म के बाद मानव को जो प्राप्त होता है उसको संवैधानिक अधिकार कहते हैं। तो नैसर्गिक अधिकार में मुख्य रूप से 3 शब्द आप लोग को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? देखो, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये तीनों का अधिकार प्राप्त होता है उसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, जो कि जन्म से पहले अधिकार प्राप्त रहता है। और जो बाद में जन्म होने के बाद जो प्राप्त होगा, जो संविधान उसको प्रदान करेगा, उसको क्या बोलेंगे? हम संवैधानिक अधिकार कहेंगे। जाहिर सी बात है। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते गया। फिर देखो, जनता और राज्य के मध्य एक संबंध स्थापित होता है, एक सामंजस्य स्थापित होता है।
तो जो जनता और जो राज्य के मध्य जो सामंजस्य स्थापित करके राष्ट्र की एकता और जो अधिकार प्राप्त होगा और शांति के विरुद्ध विकास के लिए जो कार्य करेंगे जनता और आपके जो राज्य, उसी के मध्य अधिकार को हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा से अधिकार कहेंगे। तो जो अधिकार प्राप्त होगा जनता को राज्य के विरुद्ध या राज्य के साथ, जो भी जिसके मतलब क्या होगा, अधिकार प्राप्त होगा, तो उसी अधिकार को आगे बढ़ाते हुए मौलिक अधिकार नाम दिया गया है, जो कि अभी भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है हमारे भारतवासियों के लिए। तो याद रखना, यहाँ पर सबसे पहले क्या याद रखोगे, देखो तो क्या बता रहा था मैं, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है अपना, देखो जब क्या बोला, मैं बोला कि राज्य और जनता के मध्य सामंजस्य मध्य संबंध जो स्थापित होता है, जो संबंध स्थापित होता है, तो राज्य के संबंध में, राज्य के पक्ष में रहकर या राज्य के समक्ष जनता को अधिकार प्राप्त होता है। या देखो, जब भी, बात को समझना, जब भी राज्य और जनता के मध्य संघर्ष होगा, लड़ाई होगा, तो किसी बात को लेकर संघर्ष होगा, जनता लोग आंदोलन करेंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए करके, किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। अच्छा, राज्य नहीं समझ रहे हो, राज्य मतलब समझो, राज्य हमारे अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। तो राज्य सबसे पहले क्या होता है समझो, राज्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले वे सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अर्थात शासकीय संस्थाएं। मेरा कहने का मतलब ये है, राज्य मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले वे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अर्थात शासकीय संस्थाएं क्या कहलाते हैं, राज्य कहलाते हैं। समझ मिला मैं क्या बोला, राज्य केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले वे सभी संस्थाएं क्या कहलाते हैं, राज्य कहलाते हैं। तो वो सभी शासकीय संस्थाएं क्या हो सकते हैं, स्कूल, आपका हॉस्पिटल, बैंक, ये सभी क्या है, आप लोग का गवर्नमेंट जो होता है, ये सभी राज्य हैं। तो उसके विरुद्ध जनता को अधिकार प्राप्त होता है, उसके विरुद्ध क्या होता है, जनता को अधिकार प्राप्त होता है। कैसे अधिकार प्राप्त होता है, मान के चलो एक संस्था स्कूल है, स्कूल में एक बच्चा जो है क्या है, बच्चा को लेकर एडमिशन करने चले गए हम लोग, तो एडमिशन के लिए वहाँ पास उसका अधिकार है कि उसको एडमिशन ले, लेकिन वो बोल दे कि यहाँ पास भर गया है पूरा, ऐसा वैसा, हम लोग इसको भर्ती नहीं लेंगे। तब ये तो बच्चे के लिए अधिकार है ना, वहाँ एडमिशन हो और वहाँ पर सीट है तो उसको तो देना पड़ेगा ही। तो ये जनता को उस राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है कि वो उसको वहाँ पर उसको भर्ती करे, ये उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं राज्य के विरुद्ध। तो ये जो राज्य है वो इसी स्कूल संस्था को बताकर मैं बताया हूँ, अर्थात वे सभी संस्थाएं जो जनता के हित के लिए काम करें, राज्य कहलाता है। अब जाहिर सी बात है आप लोग राज्य समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग राज्य को समझते हैं, उसी प्रकार वो राज्य और जनता के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है, ठीक है। उसी सामंजस्य को विस्तार करके आगे बढ़ाने के लिए अधिकार की जरूरत पड़ता है, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में हमारे भारतीय संविधान में उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। सबको बताऊंगा अभी धीरे धीरे, चलो आगे बढ़ते चलो। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले जब भी संविधान मतलब मौलिक अधिकार का क्या होगा, उत्पत्ति और विकास होगा, पहले कहाँ होगा, पहले विश्व में होगा, फिर कहाँ आएगा, भारत में आएगा, फिर धीरे धीरे राज्य में अंदर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार की उत्पत्ति और विकास कहाँ से हुआ। यह हमारे लिए जानने का विषय है, महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। चलो देखते हैं हम लोग मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार के उत्पत्ति एवं विकास, इंग्लिश में बोले तो उत्पत्ति, ओरिजिन। क्लियर है। देखो मौलिक अधिकार की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ, सबसे पहले कहाँ होगा, जाहिर सी बात है पहले विश्व में होगा, विश्व के बाद कहाँ होगा, भारत में होगा। कहाँ होगा, भारत में होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विश्व में हमारे मूल अधिकार का क्या उत्पत्ति कैसे हुआ, ये देखते हैं। आप लोग एक बात याद रखना मेरी, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद करते चलना, इसको साथ ही साथ समझते भी चलना है। ऐसे नहीं कि आप फ्री में पढ़ रहे हो तो ऐसा है, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनता है दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जब क्लास अच्छा लगे तो। चलो ठीक है, देखो विश्व में सबसे पहले क्या होगा, पहले मूल अधिकार का विकास उत्पत्ति होगा। तो याद रखना आप लोग, 2-3 डेट याद रखना आप लोग, देखो तिथि की याद रखना। सबसे पहले याद रखना 1215
1215 के बाद याद रखना आप लोग 1689 1689, फिर याद रखना आप लोग 1789, फिर एक याद रखना आप लोग 1791, फिर 1884। ये पाँचों डेट आप लोग को मुख्य रूप से याद रखना है। इसी पाँचों डेट के अनुसार हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुआ, और पहले विश्व में, अर्थात पहले विश्व में कैसे उत्पत्ति हुआ और कहाँ से आया, उसको पहले देखेंगे इसी डेट के अनुसार। सबसे पहले देखते हैं हम 1215 में सबसे पहले मैं बात करूंगा 1215 में ब्रिटेन की। कहाँ की बात करेंगे? ब्रिटेन एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश था उस समय और आज भी है। तो ब्रिटेन जो है उस समय क्या था, 1215 की दौर है, तो उस समय पहले राजा शासन चलता था। तो राजा शासन चलता था उस समय, ब्रिटेन के राजा थे आपका जॉर्ज सम्राट। जॉर्ज सम्राट ने सभी जनता के हाव भाव स्वभाव को देखा, सबके कार्य करने की प्रवृत्ति को देखा। तो कहीं ना कहीं उन लोग को अधिकार की ज़रूरत पड़ रहा था कि मतलब किसी के व्यक्ति के प्रति उसका कुछ अधिकार होना चाहिए। जनता को एक राजा के समक्ष क्या अधिकार होना चाहिए, उसके मन में दिमाग में आया, किसके? राजा सम्राट के मन में, राजा जो जॉर्ज है उसी के दिमाग में आया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों के लिए कुछ अधिकार की सूची बना दूं, एक रेडी कर दूं उन लोग को अधिकार प्रदान करने के लिए। तो उसने 1215 में एक मैग्ना कार्टा नाम का एक सूची अधिकार तैयार किया। किसके लिए? जनताओं के लिए। तो जब ब्रिटेन में एक अधिकार की सूची है ना, अधिकार की सूची, तो जो अधिकार की जो सूची तैयार किया गया, इसी अधिकार की सूची का क्या नाम दिया गया? मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा अर्थात क्या कहेंगे? मैग्ना कार्टा अर्थात ऐसा चीज़ जो किसी व्यक्ति या जनता के लिए क्या लाए? एक खुशहाल ज़िंदगी, एक नया टर्म लाए, जो कि उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाए, खुशहाली लाए, उसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अधिकार की सूची तैयार किया गया किसके लिए? जनताओं के लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहें? मैग्ना कार्टा कहें। अर्थात उसी को वो ब्रिटेन के लोग क्या कहें, मतलब ब्रिटेन के राजा ने जो अधिकार की सूची तैयार किया था जनता के लिए, उसी अधिकार की सूची को मैग्ना कार्टा नाम से प्रदर्शित किया गया, मतलब प्रदर्शित किया सभी जनता के सामने। तब वहाँ के ब्रिटेन के राजा गए जनता के पास और बोला, आओ सभी, मैं आप लोग के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया हूँ। उस घोषणा पत्र में देखना आप सभी के लिए अधिकार प्रदान किया हूँ मैं। उसी प्रकार का अधिकार की सूची रहेगा और इसी अधिकार को आप लोग पहले हमेशा, मतलब इसी अधिकार को आप लोग मानते चलोगे, यही आप लोग के लिए अधिकार रहेगा करके। क्या नाम दिया था? मैग्ना कार्टा। तो सभी अब दर्शक खुश हो गए, सभी जनता हम लोग के लिए अधिकार प्रदान कर रहे हैं राजा साहब करके। ठीक है, तब अधिकार की यहाँ से अब प्रारंभ हो गया। तो अधिकार की सूची कब बना? 1215 में। कौन सा राजा ने बनाया? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सम्राट ने। किसके लिए? जनताओं के लिए। इतना याद रहेगा। फिर तो मैग्ना कार्टा का क्या अधिकार है? घोषणा पत्र में। ठीक है, घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र में क्या लिखा था? अधिकार की सूची। इसी अधिकार की सूची को क्या नाम दिया था? जो अधिकार के सूची थे, इसी अधिकार के सूची को मैग्ना कार्टा नाम दिया था। ठीक है, फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते गई। उसके बाद बात आ गई 1689 की। अभी देखो, उन लोग के लिए तो केवल अधिकार की सूची तैयार किया गया है मैग्ना कार्टा के रूप में ब्रिटेन में। ठीक है, घोषणा पत्र तैयार किया गया है मैग्ना कार्टा के रूप में। केवल उसमें, उस घोषणा पत्र में अधिकार की सूची लिखा हुआ है। केवल उस पत्र में, घोषणा पत्र में केवल अधिकार की सूची लिखा है, अभी प्रदान नहीं किया गया है लोगों को। फिर बात जैसे आगे बढ़ते गई तो 1689 में, उसी 1689 में इसी घोषणा पत्र को परिवर्तन करके नाम दे दिया गया। ब्रिटेन के लोग ने उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। ब्रिटेन के लोगों ने इसका नाम, राजा ने, ब्रिटेन के लोग कहो या जनता ने, एक नियम लाया ब्रिटेन के। उसी नियम को बिल ऑफ राइट्स एक नियम लाया। इसी नियम के तहत वास्तविक अधिकार प्रदान किया गया। किसको वास्तविक अधिकार प्रदान किया गया? जनता को। ठीक है, वास्तविक अधिकार प्रदान किया गया जनता को। किसके तहत? बिल ऑफ राइट्स नियम के तहत। ठीक है, ब्रिटेन में फिर 1689 में वास्तविक अधिकार दे दिया गया ब्रिटेन के जनता को राजा द्वारा। इतना याद रहेगा 1689। फिर बात आगे बढ़ी, फिर बात आ गई 1789 की। 1789 उस समय दौर था, आप लोग का फ्रांस की बात बता रहा हूँ। 1789 में फ्रांस थे, एक राजा वहाँ रूसो, और भी राजा थे लुइस 16 करके।
तो उस समय जनता के लिए इन्होंने भी एक क्या बनाया, घोषणा पत्र बनाया। इस घोषणा पत्र में, उस घोषणा पत्र का नाम इन्होंने क्या रखा, राइट ऑफ ह्यूमेंस रखा। क्या रखा, राइट ऑफ ह्यूमेंस। ठीक है, इसमें बात 1789 में फ्रांस में एक घोषणा पत्र, अधिकार पत्र बनाया। उस अधिकार पत्र का नाम क्या था, राइट ऑफ ह्यूमन, मानव अधिकार, राइट ऑफ ह्यूमन। इसी राइट ऑफ ह्यूमन के में लिखा था, घोषणा पत्र लिखा था। उस घोषणा पत्र में क्या लिखा था, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन्स एंड सिटीजेंस। ये लोगों के द्वारा एक घोषणा अधिकार प्राप्त था मानव और जनता के लिए। ठीक है, कौन सा, राइट ऑफ ह्यूमन। इसी राइट ऑफ ह्यूमन को आगे बढ़ाते हुए ये जो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस एंड सिटीजन्स है, इसी के तहत उसको अधिकार प्रदान किया गया। कहाँ को, किसको, जनता को। कहाँ के जनता को, फ्रांस के जनता को। किसके द्वारा, वहाँ के राजा के द्वारा। तो इसी फ्रांस में राइट ऑफ ह्यूमन के द्वारा द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स के घोषणा पत्र के द्वारा अधिकार प्रदान किया गया फ्रांस के जनता को। क्लियर है, याद रहेगा। उसके बाद याद रखना है, क्या याद रखना है, फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते गई 1791। और जो ये 1791 में परिवर्तन किया गया था, इसके जो बिल ऑफ राइट्स था, इसी बिल ऑफ राइट्स का नाम परिवर्तन राइट ऑफ ह्यूमन रखा था 1791 में। इसी जो 1789 में राइट ऑफ ह्यूमन आया, फिर उसका नाम परिवर्तन करके द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन्स एंड सिटीजन्स रखा 1791 में। ठीक है, ये फ्रांस में आई। तो उसमें फ्रांस के एक राजा थे, क्रांतिकारी, एक मतलब क्रांति के समय 1789 में क्रांति हुआ था। कहाँ का क्रांति, फ्रांस से क्रांति हुआ था। तो फ्रांस का क्रांति हुआ था, तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, वहाँ के राजा थे फ्रांस के राजा कौन थे उस समय, 1789 में फ्रांस के राजा थे रूसो थे। इसी रूसो ने अधिकार प्रदान करते हुए, मतलब अधिकार मांगते हुए क्या मांगा, अब 3 शब्द मांगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 3 शब्द मांग किया। ठीक है, अपने जो विरोधी, जो और शक्तिशाली उनके राज्य थे, उनके पास मांगा 3 शब्द। क्या क्या मांगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की मांग किया था, 3 शब्द का, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। यही तीनों शब्द आगे चलकर मौलिक अधिकार में शामिल होगा। तो यह रूसो ने, मतलब फ्रांस के राजा रूसो ने ये सब तीनों शब्द मांगा था। एकता को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, एकता के शांति में वृद्धि करने के लिए, अधिकार को में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस में भी बात आ गई अधिकार की। तो ये जो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स है, जो घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र को, इस अधिकार को मानने के लिए वहाँ के जो दूसरे राजा थे, एक लुइस एक्सटीन करके, उसने इस बात को मानने का इनकार कर दिया। तो जिसे मानने से इनकार कर दिया, तो जनता ने उसके विरुद्ध वो रख दिया, उसके विरुद्ध खड़ा हो गया और उसको भरे समाज में, समाज के सामने एक चौराहे में उसको फांसी दे दिया गया जनता के द्वारा। किसको, आपके लुइस एक्सटीन को। तो फिर इस समय जब मौलिक अधिकार अर्थात जो घोषणा पत्र को नहीं मानने से पहली बार दंड देने का प्रावधान 1789 में फ्रांस के लोगों के द्वारा हुआ, वो भी सीधा राजा को क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये बात याद रहेगी। 1791 में नाम परिवर्तन करके राइट ऑफ ह्यूमन का नाम परिवर्तन करके रख दिया गया द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन्स एंड सिटीजन्स। फिर बात आ गई 1884 की। ये दौर उस समय अमेरिका। तो अमेरिका में 1884 में भी जो ब्रिटेन के में जो बिल ऑफ राइट्स बना था, उसी को स्वीकार करते हुए इसने भी एक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और अपने जनता को प्रदान किया। तो अमेरिका ने भी 1884 में अमेरिका ने भी बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अपने राज्य के जनता के लिए अधिकार प्रदान किया। किसके तहत, ये बिल ऑफ राइट्स के तहत। किसने, 1884 में अमेरिका ने। क्लियर है। तो इसी प्रकार ये हमारे विश्व में अधिकार प्राप्त हुआ और अधिकार में क्या हुआ,
उत्पत्ति विकास हुई। किसकी विकास हुई, मतलब किसके विकास हुआ, आपके मौलिक अधिकार का विकास हुआ। कहाँ, आपके पूरे विश्व में। तो विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में आया। ब्रिटेन में कब आया, 1215। फ्रांस में कब आया, 1689। उसको वास्तविक रूप से लागू कब किया गया, 1789। फिर उसके बाद 1884 में कौन से देश ने अधिकार प्रदान किया अपने राज्य की जनता के लिए, अमेरिका ने। कब, 1884। किसके तहत, बिल ऑफ राइट्स के तहत। ये सभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों आप लोग के, यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी हो, इस प्रकार के क्वेश्चन छपता है। ऐसे ही याद करते चलना, साथ में ही चलते रहना, याद करते। अब देखते हैं तो हमारा जो मूल अधिकार है उत्पत्ति हो गया, आपका विश्व में उत्पत्ति हो गया। अब विश्व में उत्पत्ति हो गया, देखो तो कहाँ पर आकर रुका हूँ मैं, अमेरिका। बिल ऑफ राइट्स के द्वारा अमेरिका के राज्य में अपने जनता को प्रदान किया गया। तो इसी 1884 में जो बिल ऑफ राइट्स था, उसी को सेम टू सेम अपनाए थे हमारे भारत देश के लोगों ने। इसी बिल ऑफ राइट्स को 1884 को जो अमेरिका ने बनाया था अपने अधिकार घोषणा पत्र, उसी को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी के तहत अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं ये हमारा विश्व में तो क्या हो गया, उत्पत्ति हो गया, उद्भव हो गया, विकास हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में मूल अधिकार का विकास, उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं भारत में कैसे उत्पत्ति विकास हुआ इसका, मौलिक अधिकार का। मिटाने का नहीं मिल रहा, अच्छा इधर। इतना याद रहेगा सबको, ठीक। अब चलो देखते हैं आगे कि भारत में मौलिक अधिकार का उत्पत्ति विकास कैसे हुआ। यह हमारे लिए जानने के विषय है। अब देखते हैं भारत में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का उत्पत्ति एवं विकास। देखते हैं हम लोग कहाँ देखते हैं, अपने भारत में, कि अब भारत में मौलिक अधिकार का उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। ये देखो, इसमें कुछ मुख्य डेट और मुख्य बातें याद रखना है आप लोग को, कुछ तिथि याद रखना है विशेष तौर पर। पहले याद रखना है आप लोग को 1896 याद रखना है। 1896 के बाद याद रखना है आपको 1925 के बाद याद रखना है 1928। इसके बाद याद रखना है 1928 के बाद याद रखना है आप लोग को 1931 के बाद याद रखना है एक मुख्य डेट 1946। ये पांचों डेट आपको याद करते चलना है। देखो सबसे पहले 1896 में क्या हुआ था, ये बात है उस दौर की जब हमारे भारत देश में भारतीय संविधान की गठन होने वाला था, मतलब बनना था। भारतीय संविधान है हमारा, उसी में क्या बन रहा था, संविधान सभा की मांग हो रहा था कि संविधान सभा मांगने गए थे ब्रिटेन के पास हमारे भारतीय नेताओं ने कहाँ गया था, भारतीय नेता लोग ब्रिटेन गए थे मांग करने के लिए, संविधान सभा की मांग करने के लिए। तो उस समय 1896 में 3 लोग गए थे। तो जब भारतीय नेता लोग ने 3 मांगे रखी थी। क्या क्या मांगे, 3 अप्रत्यक्ष मांगे रखी थी और 3 प्रत्यक्ष मांगे रखी थी। तो जो अप्रत्यक्ष मांगे थी उसमें स्वराज शब्द का मांग किया गया था, और 3 प्रत्यक्ष में आपका किसका मांग किया था, संविधान सभा की मांग किया था। 6 जो मांगे रखी थी हमारे भारतीय नेताओं ने, 3 अप्रत्यक्ष और 3 प्रत्यक्ष। तो जो 3 अप्रत्यक्ष था वो स्वराज शब्द का मांग था। तो इसी स्वराज शब्द में पहले अधिकार का मांग हुआ। ठीक है, तो पहले जो 1896 में क्या मांग हुआ, पहले अधिकार का मांग स्वराज शब्द का हुआ। तो स्वराज शब्द कोई हमारे भारतीय नेता नहीं मांगा होगा। तो याद रखना सबसे पहले स्वराज शब्द का मांग क्या, स्वराज शब्द का मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने 1896 में सबसे पहले स्वराज के अधिकार की मांग किया। स्वराज मतलब स्वयं की राज हो, ऐसा अधिकार मांग किया। उसने सीधा ब्रिटेन के राजाओं को कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ऐसे बोला। किसने, ऐसा कथन किसका था, बाल गंगाधर तिलक जी का। 1895 में सबसे पहले स्वराज शब्द की मांग किया। इसी स्वराज शब्द में उसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा।
ठीक है। ऐसे तो सबसे पहले पहली मांग किसने किया? स्वराज शब्द की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया। कब किया? 1896 में। ये पहला अधिकार मांग हुई। ठीक है, ये पहली मांग रही, पहली मांग है ये। अब देखते हैं 1925। इसी 1925 में दूसरी बार मांग हुई अधिकार के लिए। तो दूसरी बार मांग हुई तो अधिकार के लिए मांग किसने रखा होगा? तो दूसरी मांग में आपका क्या? दूसरी मांग में एनी बेसेंट ने 1925 में दूसरी बार मांग की किसका? मौलिक अधिकार का। तो जो मौलिक अधिकार का मांग की ब्रिटेन से, तो दूसरी बार मांगे तो उसमें कुछ न कुछ शब्द, मुख्य शब्द मांगे थे। ये एनी बेसेंट उस समय अध्यक्षता कर रही थी किसका? अपने कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहे थे कौन? एनी बेसेंट। तो उसने दो मांगे रखी थी, एक पहला संपत्ति का अधिकार और दूसरा मांग था उनका समानता। संपत्ति और समानता का मांग का अधिकार दूसरी मांग में एनी बेसेंट ने संपत्ति और समानता के अधिकार का मांग किया था। कब? 1925 में। जैसे ही समय ढलता गया, आगे बढ़ते गई बात, तो बात आई उस दौर की 1928 की। तो 1928 में तीसरी बार मांग हुआ। तो तीसरी बार मांग नेहरू जी ने किया। नेहरू जी अर्थात जो हमारे मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने तीसरी बार मांग में एक रिपोर्ट का मांग किया है। ठीक है, एक रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में इसने पिकेटिंग शब्द की मांग की। तीसरी मांग में किसने मांग किया? मोतीलाल नेहरू ने मांग किया। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या मांग किया? इसने भी मांग किया, इसने पिकेटिंग शब्द का मांग किया। सबसे पहले इसने एक रिपोर्ट तैयार किया। क्या किया? रिपोर्ट तैयार किया। तो इस रिपोर्ट में इसने एक शब्द पिकेटिंग शब्द याद रखना, पिकेटिंग शब्द की मांग। पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग एक शांति रूप से बैठकर अनशन किया हुआ एक आंदोलन है जो कि किसी को किसी प्रकार का प्रभावित नहीं करता। पिकेटिंग एक ऐसा चीज़ है जो अमरन अनशन किया जाता है। अमरन अनशन को ही क्या कहा है? पिकेटिंग शब्द का नाम दिया है, पिकेटिंग नाम दिया गया है, जो कि शांति तौर पर क्या है? ये एक प्रकार का अमरन अनशन है जो कि किसी भी प्रकार किसी को, जनता को क्या नहीं करते? डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, पिकेटिंग उसी को बोलते हैं। तो पहले रिपोर्टिंग उसने पिकेटिंग शब्द की मांग की। ठीक है, पिकेटिंग उसमें अधिकार था एक प्रकार का। तो फिर उसके बाद इसी पिकेटिंग मांग को उसने हमारे भारतीय संविधान में संवैधानिक का पहला मसौदा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसी पिकेटिंग को? रिपोर्ट में जो पिकेटिंग शब्द का मांग हुआ था उसको क्या बोला जाता है? संवैधानिक। ठीक है, भारत मतलब संवैधानिक मसौदा, प्रथम संवैधानिक मसौदा कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान में प्रथम संवैधानिक मसौदा क्या था? तो प्रथम संवैधानिक मसौदा था आप लोग का पिकेटिंग शब्द का मांग करना। रिपोर्ट में, कौन से रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में पिकेटिंग शब्द की मांग किया। इसी पिकेटिंग शब्द को हमारे भारत के लोग क्या कहते हैं? प्रथम संवैधानिक मसौदा के नाम से जानते हैं। तो तीसरी बार मांग किसने कर? ये नेहरू रिपोर्ट में मांग रखी थी पिकेटिंग शब्द की। अब फिर बात आ गया 1931 में आप लोग को याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सार्वभौमिकता में मतलब सार्वभौमिक में वयस्क मत अधिकार का मांग किया। सार्वभौमिक मतलब पूरे देश के लिए, सभी देश के है ना, हमारे सभी देश के जनता के लिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मांग किया। कब? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये चौथी मांगे थी। अब इसके बाद 1946 की दौर आ गई। उस समय हमारे भारत में कैबिनेट मिशन क्या आए थे? संविधान सभा देने के लिए आए थे। तो उस समय संविधान लिखने के लिए हमारे भारतीय नेता लोग क्या कर रहे थे? एक समिति का गठन कर रहे थे। तो समिति का गठन कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है सभी चीज़ के लिए समिति बनाना पड़ेगा। कैसा संविधान बनाना है, क्या करना है,
तो उस समय समिति का निर्माण करते क्या क्या समिति बना रहे थे? संचालन समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, केंद्रीय समिति, मौलिक अधिकार बनाने के लिए परामर्श समिति, विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जा रही थी, जिसमें कि एक मुख्य आप लोग का समिति याद रखना है। उसी समय 1946 में एक समिति बन रही थी। उस समिति का नाम है मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति। मौलिक अधिकार के लिए परामर्श समिति। ये देखो 1946 में कौन सी समिति बनी? मौलिक अधिकार के लिए परामर्श समिति बनी। तो इसी मौलिक अधिकार के लिए परामर्श समिति बना, तो इसका अध्यक्ष किसको चुना गया था? इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस मौलिक अधिकार के लिए परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखना, ये उस समय का सबसे बड़ा समिति था। उस समय सबसे बड़ा समिति कौन था? ये मौलिक अधिकार के लिए जो परामर्श समिति जो बनी थी, यही सबसे बड़ा था। तो सबसे बड़ा था, तो इसमें उस समय 54 सदस्य थे, टोटल 54 सदस्य थे। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के लिए परामर्श समिति बना कि हमारा मौलिक अधिकार कैसा होना चाहिए, कैसे हमें भारत में उनको लागू करना चाहिए, क्या क्या अधिकार होने चाहिए। इस प्रकार मौलिक अधिकार के लिए परामर्श समिति बनाया। ठीक है, तब जा कर के सभी हमारे भारतीय नेताओं ने विमर्श किया कि हाँ, हमारा जो भारतीय संविधान में अंतर्गत जो मौलिक अधिकार होगा, वो मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स की तरह होना चाहिए। बोले कैसा होना चाहिए? बोले अमेरिका में जो 1884 बना था ना बिल ऑफ राइट्स, उसी प्रकार जो अमेरिका में 1884 में जो बिल ऑफ राइट्स जो बने थे, जो घोषणा पत्र, उसी की तरह हमारा भी मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स की तरह होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार हमारा यूएसए देश अर्थात अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है बोला जाता है। क्योंकि अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट्स है, उसी को सेम टू सेम हमारे मौलिक अधिकार में लिया गया है। इसीलिए हमारा मौलिक अधिकार कहाँ के देश से प्रेरित है? यूएसए देश से, मतलब यूएसए देश के संविधान से हमारा मौलिक अधिकार प्रेरित है, अर्थात हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। इतना याद रहेगा। ठीक, इस प्रकार हमारे भारत देश में भी क्या हो गया? मौलिक अधिकार का उत्पत्ति एवं विकास हो गया। याद रहेगा, पहला क्या बताया? पहले हमारे विश्व में उत्पत्ति हुआ, फिर उसके बाद भारत में हुआ। अब देखते हैं मौलिक अधिकार क्या क्या हुआ, कैसे हो, उस मौलिक अधिकार में क्या क्या बातें लिखी हुई थी, कि कौन से भाग में प्रदर्शित किया गया, उसको फिर बताया। फिर यही बस मूल संविधान में बनकर कितना मौलिक अधिकार तैयार किया गया, ये सब बना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद याद रखना है, भारत में उत्पत्ति हो गया। तो भारत उत्पत्ति हुआ तो उस समय सभी भारतीय नेताओं ने सोच कर विचार विमर्श किया। क्या विचार विमर्श किया? कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होना चाहिए, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए हमारे भारतीय लोगों के लिए। तो सभी नेताओं ने हाँ में भरते हुए कहा, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में 7 होने चाहिए करके। तो उस समय जब भारतीय संविधान में, तो मूल संविधान में पहले जब बनकर तैयार हुआ, तो 7 क्या था? मौलिक अधिकार था। तो क्या क्या मौलिक अधिकार? देखो, तो मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। तो इन लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसको उल्लेखित कर देंगे, उसी में उपबंध बनाकर इसमें उपबंधित कर देंगे। ऐसे बोले सभी भारतीय नेता लोग। तो फिर बनकर रेडी हुआ और इसको भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में उपबंधित किया गया। क्लियर है? तब जाकर के हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार बनकर रेडी हो गया। अब तो क्या बनकर रेडी हो, तो उस समय हमारे भारतीय लोगों के लिए टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। ठीक है, क्या क्या 7 था तो बताया था, आप लोग ट्रिक बताया था। इस ट्रिक को याद करते चलना, फिर चलो दोहरा रहा हूँ। इस ट्रिक को याद करते चलना दोस्तों, भारत भर में ऐसा ट्रिक कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? एक बार दिमाग में सेट करो, हमेशा के लिए याद करो। चलो, तो ये ट्रिक था SSD इस प्रकार 7 मौलिक अधिकार था। पहला मौलिक अधिकार याद रखना आप लोग, पहला था आप लोग का S याद रखना, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। तो समता और समानता का अधिकार को प्रदर्शित किया गया आपका 14 से 18।
14 से 18 अनुच्छेद में समता या समानता का अधिकार को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद दूसरा से याद रखना आप लोग, दूसरा से याद रखोगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में बताया गया? 19 से 22 अनुच्छेद में प्रदर्शित किया गया। उसके बाद याद रखना है आप लोग का तीसरा एस से याद रखोगे दोस्तों धार्मिक नहीं, शोषण के विरुद्ध। तीसरा एस से याद रखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद आपके 23 से 24 में उपबंधित किया गया है। डी से याद रखना आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 अनुच्छेद में प्रदर्शित किया गया, 25 से 28। उसके बाद याद रखना आप लोग चौथे से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या याद रखोगे? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आपके 29 से 30 अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों। क्लियर? इतना याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है आप लोग को अनुच्छेद नहीं, आपका जो 5वां जो ऐसा है इसे याद रखना है 6वां। इसमें आपके संपत्ति के अधिकार को बताया गया है, संपत्ति के अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार में याद रखना है आप लोग को 31, संपत्ति के अधिकार में 31 अनुच्छेद में बताया गया है संपत्ति के अधिकार को। फिर 7वां याद रखना है आप लोग को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद रखना है आप लोग को अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार हमारे मूल संविधान में पहले 7 अधिकार थे, जो कि अभी संपत्ति के अधिकार को हटा करके हटा दिया गया। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत हटा दिया, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया? याद रखना 44वें संविधान संशोधन 1978 अधिनियम के तहत आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और भाग 12 के अनुच्छेद 300A अनुच्छेद आर्टिकल 300A में एक कानूनी नियम के तौर पर कानूनी नियम बनाकर जोड़ दिया गया। कौन किस में जोड़ा गया? भाग 12 के आर्टिकल अनुच्छेद 300A में। किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इतना याद रहेगा? ठीक, इतना याद करना है। अब इस प्रकार इतना हम लोग समझ गए। अब देखेंगे, देखो आप लोग सोच रहे हो कि 12 से 35, तो 12 से 35 तो सर हम लोग केवल 14 से कितना बताए हैं? 32 बताए हैं। अरे पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। क्या बताया हूँ? मौलिक अधिकार 12 से 35 जो है, तो 12 और 13 बताया। सबसे पहले 12 में बताया था मैं राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में बताया था आप लोग का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौलिक अधिकार को संरक्षण करने की शक्ति। उसके बाद बताया था आप लोग को अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 बताया था आप लोग का मौलिक अधिकार का छूट प्रदान करना। तो छूट किसको प्रदान करना? सैन्य शक्ति अर्थात सैन्य, जल, थल, वायुसेना और पुलिस, इन सभी के लिए क्या था? अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकार का छूट प्रदान करना। अनुच्छेद 34 था आप लोग का मार्शल लॉ था, जो कि किसके विरुद्ध किसके लिए लाया जाता है? आर्मियों के लिए लिया जाता है, आर्मी लोगों के लिए जो कोई अपराध करता है तो उसको दंड देने के लिए। उसके बाद अनुच्छेद आप लोग का 35 बताया था। अनुच्छेद 35 जो था कानून बनाने की शक्ति था। किससे कानून बनाने की शक्ति? संसद के कानून बनाने की शक्ति। किसके परिप्रेक्ष्य से? मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य से। क्लियर है? इतना अनुच्छेद 35 याद रखेगा। जो अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 ये टोटल अनुच्छेद है, ये मौलिक अधिकार के सहायक अनुच्छेद है। ठीक है। और ये याद रखना मुख्य रूप से 14 से 32 को ही केवल 14 से 32 तक को ही क्या बोला जाता है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहा जाता है। इस बात को मुख्य रूप से नोट करके रखना। 14 से केवल 32 को ही मौलिक अधिकार बोला जाता है। पूछ दिया कि आप लोग का मुख्य मौलिक अधिकार कौन से कितने अनुच्छेद में दिया है, तो याद रखना 14 से 32 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को दिया गया है। और पूछ देगा कि भाग 3 के तहत क्या दिया गया है, तो भाग 3 के तहत पूरा मौलिक अधिकार को दिया गया है। और मुख्य अगर कोई पूछ दिया तो मुख्य मौलिक अधिकार 14 से 32 में दिया गया है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ, याद रहेगा। चलो ठीक, इतना याद रखना है। अब जा करके इसमें हमें क्या करना है? उल्लेख करना है, विस्तार करना है कि ये 14 से 18 में क्या क्या दिया है, 19 से 22 में क्या क्या दिया है, 23 से 24 में क्या क्या दिया है, 25 से 28 में क्या क्या दिया है,
29 से 30 में क्या दिया है, 31 में क्या दिया है, ख़त्म हो गया है तो, 32 में क्या दिया है, 33, 34, 35 में क्या दिया है, ये सब बताना है। देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे वीडियो लाऊंगा मैं पूरा फाड़ के रख देगा कि हर एक एग्ज़ाम आप लोग का क्रैक होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करना, जितना मज़ा आएगा उतना मैं मज़ा और लाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी तो स्टार्ट है दोस्तों, आगे आगे देखो अभी कितना मज़ा आने वाली है। चलो देखते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा भारत मुद्भव हो गया, कितना अनुच्छेद में क्या क्या दे दिया गया, सब कर दिया गया, सब समझ के मौलिक अधिकार पूरा याद रहेगा। अब देखते हैं हम लोग कि ये मौलिक अधिकार जो है, हमारा जो 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेद कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रदर्शित किया गया है। चलो देखो दोस्तों, आगे बढ़ें। चलो ठीक, तो हम लोग जान गए, क्या जान गए, 6 मौलिक अधिकार है अपने अब वर्तमान में। तो 6 मौलिक अधिकार को देखो, 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार को जानो है ना। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलो देखो, तो 6 मौलिक अधिकार क्या क्या है सब जान गए, याद हो गया होगा। अब तो याद हो गया होगा ना, सब ट्रिक वाले हो गए हो। SSD, इसी एक को एस को हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, तो लास्ट में क्या बच गया, 2 बच गया। अब सरल हो गया ना। देखो क्या दिया था पहले, समता समानता का अधिकार दिया था, समता या समानता का अधिकार। तो समता और समानता का अधिकार, समता समानता का अधिकार जो दिया था, इसमें कितने अनुच्छेद था, 14 से 18, इतना था ना। ये सभी तो जानते हो, बाद में लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो समता समानता का अधिकार था पहला मौलिक अधिकार आप लोग का। तो पहला मौलिक अधिकार समता और समानता का अधिकार में 14 से जो 18 दिया है, देखो क्या क्या दिया है। पहला याद रखोगे 14, 15, 16, 17, 18, ये सभी अनुच्छेद हैं। ये सभी क्या है, अनुच्छेद है। तो देखो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, आप लोग के लिए मैं कुछ मुख्य पॉइंट बिंदु बना रहा हूँ, उसको दिमाग में पॉइंट नोट करो। 14 याद रखना है, 15 याद रखना है, 16 याद रखना है, 17 याद रखना है, 18 याद रखना है। 14 में याद रखोगे आप लोग कानून, 15 में याद रखोगे आप लोग सामाजिक, उसके बाद याद रखोगे अवसर, अवसर के बाद याद रखोगे आप लोग 2 अंत याद रखना, एक छुआछूत का अंत अर्थात अस्पृश्यता का अंत, और एक अंत रखोगे दूसरा उपाधियों का अंत। ठीक है, 2 अंत शब्द याद रखना। क्लियर रहेगा इतना? चलो देखो, अनुच्छेद 14 में याद रखना है कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। क्लियर है? कानून, कानून शब्द खत्म। अनुच्छेद 14 क्या बताया है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार उपबंध किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में, 14 अनुच्छेद। 15 देखो, 15 शब्द के लिए मैं दिखाऊं सामाजिक, सामाजिक समानता का अधिकार याद रखना, सामाजिक, सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अधिकार याद रहेगा, अनुच्छेद 15 में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 16 याद रखोगे अवसर, अवसर के समक्ष, अवसर के समक्ष समानता का अधिकार। 17 याद रखना है आप लोग को अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, छुआछूत के को भगाने के लिए उसके अंत का में समानता का अधिकार दिया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत में समानता का अधिकार। अभी छुआछूत वाले, छुआछूत को अनुच्छेद 17 में बताया गया है। उसके बाद याद रखना है 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के तहत आपको याद रखना है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कितने अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 18 याद रहेगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 याद रखोगे कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 याद रखोगे सामाजिक समानता का अधिकार। अनुच्छेद क्या याद रखोगे आप लोग, 16 याद रखोगे, 16 अनुच्छेद 16 अवसरों के समानता पर अधिकार। 17 याद रखोगे अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, सब में छुआछूत का समानता भाव होना चाहिए, किसी प्रकार का छुआछूत नहीं नहीं रखना चाहिए। क्लियर है? तो अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत करना, उसका अधिकार प्रदान किया गया, समानता का अधिकार। फिर उपाधियों का अंत प्रदान किया, उपाधियों का अंत करना है, इसका अधिकार दिया गया है आप लोग का अनुच्छेद 18 में। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ें।
अब याद रखना है, देखो ये आप लोग का पहला मौलिक अधिकार समता समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अनुच्छेद आगे। तो पहला मौलिक अधिकार क्या था? समता और समानता का अधिकार। देखो अब सीधा मैं लिखते चलूँगा। दूसरा याद रखोगे, दूसरा मौलिक अधिकार क्या है आप लोग का? समता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में आप लोग याद रखोगे, किसमें याद रखोगे? स्वतंत्रता का अधिकार में। तो स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद बताया गया था? मैं कितने अनुच्छेद बताया था? 19 से 22। तो 19 और 22 याद रखें। देखो 19, 20, 21, 22 इतना याद रखना है आप लोग को। किसके अनुच्छेद के तहत? और स्वतंत्रता का अधिकार में अंतर्गत अनुच्छेद 19 और 22 में इतना याद रखना है। तीसरा मौलिक अधिकार क्या बताया था? तीसरा मौलिक अधिकार बताया था मैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने अनुच्छेद में बताया था इसको? शोषण विरुद्ध को आप लोग को 23 से 24 अनुच्छेद में बताया गया था। क्लियर है? इसके बाद याद रखना है आप लोग को अनुच्छेद 23, 24। देखो सबसे पहले इसको हम लोग डील करते हैं, अर्थात विस्तार करता हूँ, लिख देता हूँ। चलो देखो 19 में याद रखना है आप लोग स्वतंत्रता का अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसके लिए आप लोग क्या याद रखोगे? व्यक्तिगत शब्द याद रखना। व्यक्तिगत याद रखोगे, व्यक्तिगत शब्द पहले। व्यक्तिगत के बाद दोष याद रखोगे अनुच्छेद 20 में। दोष के बाद 21 में याद रखोगे प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक। उसके बाद याद रखोगे अनुच्छेद 22 प्राण दैहिक, दैहिक के बाद गिरफ्तारी। ये सभी मुख्य शब्दों को पहले याद रखना। तो क्या याद रखोगे? पहले अनुच्छेद 19 क्या बताता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसमें बताया है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 में याद रखना है आप लोग को दोष सिद्धि के लिए या दोष सिद्धि पर स्वतंत्रता का अधिकार। दोष सिद्धि पर स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद याद रखना अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 याद रखना गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। गिरफ्तारी के विरुद्ध, ये रख लो, गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? याद रहेगा। शोषण के विरुद्ध याद रखना है आप लोग को। बाकी देखो शोषण के विरुद्ध में क्या याद रखोगे? 2 याद रखना, 23 से 24। 23 में क्या बताया है? 23 अनुच्छेद 23 में आपके बालात श्रम के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 याद रखोगे। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार। इतना याद रहेगा अनुच्छेद 23 और 24। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 23 शोषण मतलब मौलिक अधिकार तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत इतना था। 23 और 24 था अनुच्छेद, देख लिया। 23 में बाल श्रम के विरुद्ध और 24 में बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार का अधिकार था। अब देखते हैं आप लोग का मौलिक अधिकार चौथा और पांचवा और छठवां। चौथा क्या था? मौलिक अधिकार आपका चौथा था, क्या था? डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या बताया था? कितने अनुच्छेद में बताया गया था, उपबंध किया गया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता में बताया गया था 25 से 28 अनुच्छेद प्रदर्शित किया गया था। क्या क्या? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 इस प्रकार बताया था। उसके बाद आप लोग का पांचवा क्या था? संस्कृति के मतलब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पांचवा याद रखना संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कितने अनुच्छेद में बताया था? आपका 29 से 30 में बताया था। जो छठवां था संपत्ति का अधिकार, खत्म कर दिया गया है। तो एक बच गया है क्या? अनुच्छेद 31 था वो तो खत्म है। छठवां में याद रखना अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? 31 तो संपत्ति था खत्म, तो अनुच्छेद 32 याद रखना।
ठीक है। अनुच्छेद 32 के बाद याद रखना अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। क्लियर है? चलो याद करो पहले। अनुच्छेद 35 बताया गया है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, याद रखोगे धार्मिक स्वतंत्रता में धर्म के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार याद रहेगा ना, अनुच्छेद 25। उसके बाद याद रखना धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध में प्रबंध करने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धार्मिक कार्यों में प्रबंध, धार्मिक कार्यों में क्या प्रबंध, समान प्रबंध करने, किसी प्रकार का आवश्यकता चीज़, धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने का अधिकार। इसके बाद धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने के बाद क्या याद रखोगे धार्मिक कार्यों में लगे पैसे, अर्थात धार्मिक कार्यों के पैसे में टैक्स फ्री का अधिकार। किसका? टैक्स फ्री, वही जी जो चंदा लेते हो, दुर्गा माता स्थापित करने के लिए, गणेश देवता की स्थापित करने के लिए चंदा लेते हो ना, उसी में टैक्स फ्री वाला है। ठीक है, कार्यों में पैसे के में टैक्स फ्री। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 37 के तहत। अनुच्छेद 28 याद रखना है धार्मिक शिक्षा का अधिकार। क्या याद रखोगे? धार्मिक शिक्षा का अधिकार। धार्मिक शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 28। क्लियर है? याद रहेगा? ओके। चलो अब देखो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार बताया है आप लोग को अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद में याद रखोगे 29, वे सभी अल्पसंख्यक लोग मतलब जैन धर्म, सिख धर्म भारत में पाया जाता है लेकिन बहुत कम, इसलिए उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो उनके लिए अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या करोगे? भाषा लिपि, इसके अनुसार ये लिंग, भाषा लिपि लिंग के अनुसार किसका अधिकार? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या किसके लिए बोला? अनुच्छेद 29 क्या बताता है? अल्पसंख्यकों के लिए लिंग, भाषा लिपि के लिए क्या करना है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? 29 में। अनुच्छेद 30 क्या बताता है? अनुच्छेद 30 मदरसों की स्थापना करना, वही अल्पसंख्यक लोगों को पढ़ाने के लिए संस्था स्थापित करना, उसी को मदरसा बोलते हैं। मदरसों का स्थापना, मदरसों का स्थापना करने का अधिकार। मदरसों का स्थापना कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30 के तहत। अब याद रखोगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में जब किसी प्रकार का हमारे जनता कोई क्या करता है, अपराध करता है, तो उसके लिए रिट जारी करता है। ठीक है, रिट जारी करना मतलब कानून नियम जारी करता है। तो कानून नियम कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने का अधिकार किसमें अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में उपबंधित किया गया है। रिट जारी करने को, इसको सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की अधिकार किसमें प्राप्त किया? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 33 याद रखना है, फिर से दोहराना चाहूँगा। अनुच्छेद 33 याद रखोगे, क्या याद रखोगे? छूट प्रदान करना, मौलिक अधिकार में छूट प्रदान करना। मौलिक अधिकार में छूट प्रदान करना, अनुच्छेद 33 तक किसमें छूट करोगे? आपको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अधिकारी के लोगों को, वो कर्मचारी और अधिकारी लोगों पर क्या करोगे? आप मौलिक अधिकार पर छूट प्रदान करोगे। और पुलिस, इसमें छूट प्रदान करना है। किसका? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का छूट प्रदान करना है। किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 याद रखोगे मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या है बता चुका हूँ। मार्शल लॉ एक प्रकार का विशेष कानून होता है जिसको आर्मी लोगों को दिया जाता है, मतलब आर्मी लोगों के लिए विशेष कानून होता है। ये जब वो लोग अपराध करेंगे तो उसको दंड देने के लिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोर्ट रहता है उनकी कंपनी के अंदर, उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। ये मार्शल लॉ याद रखोगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 में याद रखना है आप लोग को कानून बनाने की शक्ति। तो किसको कानून बनाने की शक्ति प्राप्त रहेगा? मौलिक अधिकार पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त रहता है। तो अनुच्छेद 35 याद रखोगे कानून बनाने की
शक्ति किसको प्राप्त रहती है? संसद को रहती है। किस पर? मौलिक अधिकार पर। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, इतना याद करते चलते हैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में। तो इसमें जितना अगर इतना याद कर लोगे ना तो आप लोग का 80% मौलिक अधिकार सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको डील करूँगा अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।